जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है, जब आपने कहा सेमी सॉलिड्स और फिर धीरे धीरे सॉलिड्स शुरू कर सकते हैं, उस एज में मिल्क कैसे चूज करना चाहिए? बहुत कन्फ्यूजन है, गाय का दूध, भैंस का दूध, फुल क्रीम, टोन, पाउडर्ड मिल्क, हाउ टू चूज? कॉन्स्टिपेशन जो है आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, पहले नहीं देख रहे थे। फॉर्मूला मिल्क जो है वो क्यों वजन बढ़ाता है? डिपेंड करता है व्हाट इट डज इज, किस उम्र में बच्चों को साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं? बिकॉज ज्ञान शब्द से बहुत परेशानी होती है बच्चों को। ध्यान रखना पड़ता है जब आप बच्चों से बात करते हैं कि अगर आप बोले इन माई एक्सपीरियंस तो बात करें। क्या सारी गलती माँ बाप की होती है? मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा, भाई आपका नाम क्यों रोशन करेगा? वो तो अपना नाम रोशन करेगा ना। जब एक लड़का अपने फादर के जूते पहन सकता है, he should then become a friend। तो आपको पेरेंट तभी बनना चाहिए जब वो साइंस एंड सिम्टम्स कौन से हैं जिससे समझना है कि नहीं, ये अटेंशन सीकिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है? नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग। अब आप मेरे बाप बनने मत आइए क्योंकि आप बचपन आप कहाँ में थे? इज योर चाइल्ड रेडी टू फेस द वर्ल्ड? जैसा कि नाम का टाइटल बता रहा है, इस किताब को लिखा है डॉक्टर अनुपम सिब्बल ने, जो कि ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के और सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं। इनको पकड़ना भी बिल्कुल वैसे ही मुश्किल है जैसे डॉन को पकड़ना नामुमकिन है। और इस किताब का फॉरवर्ड बॉलीवुड के डॉन अमिताभ बच्चन ने खुद लिखा है। तो किताब की अहमियत तो आप समझ सकते हैं। आपका बच्चा दुनिया को कैसे फेस करे, उसके सीक्रेट्स भी डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले जब बच्चा दुनिया में आता है तो माँ बाप के पास जितने सवाल, जितने भी डाउट्स होते हैं, उनको क्लियर करेंगे। डॉक्टर सिब्बल, आपके पास जब भी पेरेंट्स आते हैं, एक दिन के बच्चे से लेकर और जब तक भी वो एक पीडियाट्रिशियन के पास जाता है तब तक आते हैं, सबसे ज़्यादा सवाल तभी होते होंगे जब बच्चा बिल्कुल पैदा हुआ है, छोटा है। किस तरह के सवाल पूछते हैं? सबसे पहले पूछा, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, थैंक यू। आपको पकड़ना मुश्किल था बट वी ट्राइड। बट आपने पूछा कि सवाल कब शुरू होते हैं, तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल सवाल प्रेगनेंसी में शुरू होते हैं। आजकल फैमिलीज जो हैं, और ये एक ट्रेंड देख रहा हूँ मैं, पहले नहीं होता था, पिछले कुछ साल से, कि कपल्स आते हैं एंड बोलते हैं कि हम बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 3 महीने में, तो हम पहले पीडियाट्रिशियन को मिलना चाह रहे हैं। तो ऐसे वाह, 3 महीने पहले प्लानिंग कि क्या क्या प्रिपेयर करना है। दैट जस्ट शोज़ कि आप बहुत ध्यान से और टाइम रख के तैयारी कर रहे हैं। तो वो सवाल हो जाते हैं कि डिलीवरी जो है नॉर्मल के क्या चांसेस होते हैं, सिजेरियन क्या, घर में क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर एक बहुत अच्छी सा ट्रेंड है आजकल, पॉजिटिव है कि मैं मदर क्या कर सकती है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है आराम से हो, मोटिवेट करने के लिए डाइट के बारे में बात होती है, रेस्ट के बारे में बात होती है, और फिर बात होती है वैक्सीनेशन के बारे में, बेबी की रूटीन और फीडिंग के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आजकल जो है 3rd ट्राइमेस्टर में शुरू हो जाती है। माँ-बाप बनना सीखते हैं, मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। right. उसके बाद जब बेबी आता है तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट वीक के अंदर सवाल होते हैं, देखिए जॉन्डिस बहुत कॉमन होता है बेबीज़ में क्योंकि लिवर इमेच्योर होता है। तो लगभग 80 से 90% बेबीज़ की आंखें थोड़ी सी येलो होती हैं, तो वो समय लग के ठीक हो जाता है, उसके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जॉन्डिस होता है तो कई बार हम बेबी को लाइट के नीचे रखते हैं ताकि वो जो जॉन्डिस का लेवल ज़्यादा ना बढ़े। कितने से कितने टाइम में वो जॉन्डिस होना नॉर्मल होता है? ये 2nd से 3rd डे पे आता है, 4th डे पे यूजुअली हाईएस्ट हो जाता है, 7वें से 10वें दिन तक ख़त्म हो जाता है। प्री टर्म बच्चों में कई बार 2 हफ्ते तक रहता है। बट उसमें सिर्फ नज़र रखनी पड़ती है कि अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो एक तो वजह क्या है। कई बार क्या होता है, ब्लड ग्रुप नहीं मैच करता है मदर और बेबी का, या पॉजिटिव और नेगेटिव का इशू होता है, और अगर 17-18 होता है तो लाइट के नीचे रखते हैं। सो एक तो ये होता है। सेकेंड चीज़ होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बहुत एम्फेसाइज करते हैं एज पीडियाट्रिशियन, ब्रेस्ट फीडिंग। कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो पहला मिल्क होता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं आता, लेकिन वो बहुत रिच होता है इम्यून फैक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत उसमें वैल्यू होती है। तो फर्स्ट फीड कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। उसके बाद जितना टाइम बेबी माँ के साथ फिजिकल कांटेक्ट में रहेगा उतना ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प होती है। उसके पीछे कोई रीज़न है? उसके पीछे दिस इज़ द वे द हार्मोनल प्रोसेस इज। सेकेंड चीज़, अगर डायरेक्टली बेबी सकल करेगा तो जो हार्मोन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं मिल्क प्रोडक्शन में। आजकल बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस किया जाता है मिल्क, विच इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि कन्वीनियंस रहती है, रात को माँ को बार बार उठना नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी तो हर 2-3 घंटे के बाद फीड मांगता है, तो एक्सप्रेस करें। लेकिन जो मिल्क प्रोडक्शन है वो डेफिनेटली ज़्यादा होती है अगर डायरेक्ट फीडिंग होती है। सो फीडिंग को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और हमारा एज पीडियाट्रिशियन
हमेशा ये एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स रहता है कि आप पॉजिटिव रहिए, ब्रेस्ट मिल्क इज़ बेस्ट। अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे तो मिल्क प्रोडक्शन होगा। ट्विंस तक के लिए काफ़ी मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है माँ, सो आप टेंशन मत लें, आप मोटिवेटेड रहिए, डिमांड फीडिंग करिए। और 6 महीने तक बच्चे को और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, टॉप मिल्क की ज़रूरत नहीं होती, पानी की ज़रूरत नहीं होती, इवन गर्मियों में भी पानी की ज़रूरत नहीं होती। और फिर 6 मंथ्स पे हम बोलते हैं सेमी सॉलिड्स शुरू करें, एक चीज़ को शुरू करें, 2 हफ्ते तक ट्राई करें, उसके बाद फिर एक और नई चीज़ करें। आजकल क्या ट्रेंड हो गया है कि मदर्स बहुत ज़्यादा चीज़ें एकदम ट्राई करना चाहती हैं, आज एक किया फिर कल दूसरा फिर तीसरा। उसमें ना आई थिंक स्लोली करना चाहिए, कोई इतनी जल्दी तो है नहीं कि हम 1 महीने में ही बेबी को सब कुछ ट्राई करा दें। और एक फीड से शुरू करते हैं, फिर दूसरी ऐड करते हैं, फिर तीसरी ऐड करते हैं। और एम यही रहता है कि 12 महीने की जब एज हो जाती है बेबी की, कि वो नॉर्मल अपना जो घर में किचन में खाना बनता है वो खाए। जैसे आपने कहा कि सबसे पहले किसी एक चीज़ से ट्राई करें, फॉर एग्जाम्पल आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं तो हमेशा बोलता हूँ केला बेस्ट रहता है, बहुत आसान होता है, मैश करो, ईजिली अवेलेबल। और अगर बेबी को 1/4 पसंद है, पहले दिन 1/4 ले लेगा, फिर 1/3 हो जाएगा, फिर हाफ हो जाएगा, सबसे आसान। सूजी, दलिया, वी रेकमेंड ये जो घर में अवेलेबल आसान से आप दे सकते हैं बेबी को आसानी से, वो चीज़ें दें। तीसरा जो क्वेश्चन आता है वैक्सीनेशन को लेके, तो वैक्सीनेशन ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थ पे हम वैक्सीन्स देते हैं, बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स देते हैं, BCG देते हैं और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन देते हैं। उसके बाद पहले साल में बहुत सारी वैक्सीन होती हैं। हेपेटाइटिस बी की 3 डोज लगनी होती हैं, DPT की 3 डोज लगनी होती हैं, मेनिंजाइटिस की एक वैक्सीन की 3 लगनी होती है, दूसरी वैक्सीन की 3 लगनी होती है, रोटा वायरस की ड्रॉप्स होती हैं, पोलियो के इंजेक्शन लगने होते हैं, फिर हम मम्स, मीजल्स, रुबेला की वैक्सीन लगाते हैं, फिर 1 साल पे चिकन पॉक्स। सो फर्स्ट ईयर बहुत बिजी होता है वैक्सीन पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ और तो जो आपने बताया इम्यूनाइजेशन का पार्ट है कि गवर्नमेंट ने भी मैंडेटरी की हुई है, कुछ वैक्सीन अभी बहुत सारी मार्केट में भी हैं, कैसे लोगों को चूज़ करना चाहिए? एक्चुअली अब गवर्नमेंट ने ज़्यादातर जो वैक्सीन्स हैं उसको पार्ट ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कर दिया है। कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे एक मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस की है, वो कई बार फैमिलीज जो हैं बहुत जिनमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है वो इसको क्वेश्चन करती हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में दी जाती है। इन्फ्लुएंज़ा की जो वैक्सीन है वो रूटीनली तो हम हर बेबी बच्चे को नहीं देते हैं, बट जहाँ फैमिली हिस्ट्री होती है या बच्चे को कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, बार बार उनको अस्थमा के अटैक्स होते हैं या इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो हम रेकमेंड करते हैं। सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है वो डेफिनेटली अब हम रेकमेंड करते हैं। वो रिलेटिवली नई वैक्सीन है बिकॉज इट प्रिवेंट्स अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। किस एज में लगानी चाहिए? आइडियली अराउंड 12-13 की एज में would be the right Female age. child. जी, for boys also we are recommending it because it has advantages. एंड 2 डोजेज होती हैं 14 साल की उम्र से पहले, तो 14 साल की उम्र से पहले लगा लें तो बेहतर है। 2 डोजेज, 14 साल के बाद 3 डोजेज लगती हैं, तो एक एक्स्ट्रा वैक्सीन की डोज क्यों रखें? 14 साल से पहले मेल चाइल्ड को वो सेम, बिकॉज HPV जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसके खिलाफ हमें प्रोटेक्शन चाहिए, सो दैट इज़ वाई वी रेकमेंड। चौथा जो सवाल बहुत कॉमन आता है वो कॉलिक को लेके होता है, क्योंकि बच्चों को गैस बहुत होती है और टिपिकली 6 हफ्ते की उम्र पे कॉलिक ज़्यादा सामने आता है। अब कॉलिक एग्जैक्टली क्यों होता है वी डोंट नो, बट कुछ चीज़ें तो हमें पता है कि अगर माँ कुछ ऐसे पदार्थ लेती हैं, ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, कुछ चने, राजमा, कुछ दालें होती हैं जिनसे बच्चा जो है थोड़ा सा ज़्यादा गैस उसको होती उसका है। असर होता है माँ जो खाती है? माँ जो खाती है उसका हर चीज़ का असर होता है। माँ जो सोचती है उसका असर होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। माँ जो खाती है, जो पीती है, पीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सवाल बहुत आता है आजकल। आने वाली थी। बहुत सवाल आता है कि मैं ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाइन? जी, आपका जवाब क्या होता है? अवॉइड, प्लीज़ अवॉइड। प्रेगनेंसी के दौरान जो स्मोक करती हैं लेडीज, इट्स एन एब्सोल्यूट नो नो। अल्कोहल इज एन एब्सोल्यूट नो नो, सो नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग। तो कॉलिक जो है वो टिपिकली जो है वो थोड़ा सा ट्रांजिएंट होता है, कुछ हफ्ते तक थोड़ा सा परेशान होता है कई बार बेबी शाम को, उसके लिए हम ड्रॉप सजेस्ट करते हैं एंड इट सेटल्स डाउन। कॉलिक मतलब बच्चों में जो बार बार पेट दर्द होता है? हाँ, मतलब अपनी टांगे जो शाम के टाइम में ज़्यादा होता है, टांगे थोड़ी मोड़ लेते हैं, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है। एंड द फाइनल पॉइंट इज़ ऑफ कोर्स कि दवाइयाँ कब क्या देनी है, तो उसकी हमारा बड़ा स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है कि छोटे बच्चे को अपने हिसाब से कोई दवाई नहीं देनी चाहिए, बिकॉज बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वी नीड टू नो एग्जैक्टली क्या है, अगर बुखार है तो क्यों है, अगर खांसी है तो क्यों हो रही है। सो इट इज़ बेस्ट, ऐसा नहीं कि 4 साल के बच्चे को बुखार हुआ आपने पैरासीटामोल दे दिया, कोई बात नहीं, दे सकते, लेकिन जो बहुत छोटे बेबीज़ हैं उनके अंदर कोई दवाइयाँ आपको खुद नहीं देनी चाहिए विदाउट
कंसल्टिंग अ पीडियाट्रिशियन, और आज के ज़माने में कम्युनिकेशन ईजी है, टू रीच अ डॉक्टर इज़ नॉट हार्ड, Right. तो दैट इज़ व्हाट वी रिकमेंड. सो दीज आर द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट कम अप इन द फर्स्ट ईयर और सो. ओके. एक टाइम था जब दादी नानी के एक्सपीरियंस पर लोग डिपेंड करते थे, अब डॉक्टर से एक एक चीज़ पूछ कर ही आगे बढ़ना चाहते हैं. बच्चों की सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है उसके लिए एक मालिश वाली लगाई जाती है, लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? देयर इज़ नो हार्म. अब उसमें कोई डाउन साइड नहीं है, अगर आप लगाना चाहते हैं और करना चाहते हैं, दैट्स फाइन. फ़ायदा होता है? आई थिंक इट्स एक फिजिकल सॉर्ट ऑफ कांटेक्ट होता है बेबी के साथ, एंड लाइक आई सेड, डाउन साइड तो कुछ नहीं होता. डाउन साइड कुछ नहीं है, तो कोई नुकसान नहीं है उसको बिल्कुल. लगाने में. बच्चों की जो कॉस्मेटिक्स है उसकी एक बहुत बड़ी रेंज हो गई है. क्रीम्स हैं, मॉइस्चराइजर्स हैं, बेबी बिल्कुल. वॉश, दिस दैट. आप क्या रिकमेंड करते हैं? अब मिनिमल यूज़, जितना कम उतना बेहतर, और जो बहुत हमारी इंडियन कन्वेंशनल चीज़ें जैसे कोकोनट ऑयल है, आपने मसाज करनी है उसके साथ करें, जी. इट्स परफेक्ट. मॉइस्चराइज़र का काम करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके. लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम के अंदर आप ये भी नहीं चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो इन ऑयल्स का. राइट. कॉस्मेटिक्स जो है वो मिनिमल यूज़ होना चाहिए. ऑब्वियसली आपको सोप की ज़रूरत है, वो तो चाहिए ही चाहिए. पाउडर की ज़रूरत कई बार होती है, खासकर गर्मियों के टाइम में. फिर एक और सवाल जो आता है वो नैपीज़ का आता है. एक ज़माना था जब जो नैपीज़ होते थे वो कपड़े के होते थे, कॉटन यूज़ होती थी. अब अधिकतर डिस्पोजेबल नैपीज़ यूज़ होते हैं. तो हमारी ये सजेशन रहती है कि अगर बच्चे को रैश या कुछ हो रहा है तो थोड़ा सा एक्सपोज करके रखें, हवा लगने दें, बिकॉज जो रैश होती है वो एग्रीवेट हो जाती है, क्योंकि मॉइस्चर हो जाता है जब आप डायपर रखते हैं जो डिस्पोजेबल होता है, और स्पेशली उसके अंदर सोक इन कर लेता है जो यूरिन पास करता है बच्चा, तो कई बार उससे भी थोड़ी इरिटेशन होती है स्किन को. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ नाउ वेरी कॉमन. सो अब ये तो कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल बहुत सालों से ईजी अवेलेबिलिटी है डायपर्स की. जहाँ तक रह गया सवाल बात का आपका दादा दादी नानी का, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि जहाँ पे आपके पास एक्सेस है, देखिए अभी भी ऑल्दो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं और फैमिली के अंदर सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चा होता है, बट एक्सेस अगर आपके पास है, और आजकल चाहे वो फेस टाइम हो या व्हाट्सएप कॉल हो, व्हाटएवर, अगर आपको एडवाइस मिल रही है तो उसको प्लीज़ लें. बिल्कुल, बिकॉज बहुत विजडम है उसमें, और वो हमारे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हमारे लिए सूटेबल है. तो आई पर्सनली ऑलवेज इनकरेज दैट, बट कई बार वो संभव ही नहीं होता है जी, और अवेलेबिलिटी नहीं होती है, और कई बार ऑल्सो कुछ जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो एक स्टेप बैक कर लेते हैं, बिकॉज आज का माहौल देख के कि वी विल ओनली गिव एडवाइस व्हेन आस्क्ड एंड नॉट, व्हिच इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इम्पोज नहीं करना चाहते हैं आपको. तो हर फैमिली के डायनामिक्स अलग होते हैं, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ विजडम अवेलेबल देयर विच आई थिंक वी शुड ऑल बेनिफिट फ्रॉम. न्यू मदर्स जो हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कितनी तैयार होती हैं? आजकल मैं बहुत अच्छा ट्रेंड देख रहा हूँ, काफ़ी पॉजिटिव है. और जो तो ऑफ कोर्स आपको एंटीनेटल पीरियड में मिलते हैं, तो आपकी ड्यूटी है मोटिवेट करना, और हमेशा हर इंटरेक्शन में मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है कि एडवांटेजेस क्या हैं ब्रेस्ट मिल्क के, वो एक्सप्लेन करें आप. जो माँ के डाउट्स होते हैं, और बहुत सारे डाउट्स होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को लेके, उनको आप एक बार नहीं 10 बार अगर माँ पूछे तो आप उनको सेटिस्फाई करें, सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स दें, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क इज़ रियली समथिंग वेरी वंडरफुल, और ये हमें बिल्कुल इनकरेज करना चाहिए. और आजकल ट्रेंड अच्छा है, बट येस समटाइम्स देयर आर प्रॉब्लम्स जिसके अंदर मदर को हेल्प की ज़रूरत है. सो वी शुड ऑलवेज बी अवेलेबल. गायनेकोलॉजिस्ट आर ऑल्सो अवेलेबल टू गिव एडवाइस. ओके. ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करके रात में कई मदर्स पिलाती हैं? बिल्कुल, और अगर मिल्क प्रोडक्शन बहुत है तो फ्रीज़ करती हैं, एंड उसका देयर इज़ नो हार्म एट ऑल इन दैट, बिकॉज अगर मिल्क प्रोडक्शन है उसको वेस्ट क्यों किया जाए मिल्क को. उसको आप फ्रीज़ करिए, उसको फिर थॉ करिए और बाद में यूज़ करिए. सो आई थिंक ये काफ़ी मदर्स जो हैं वो मोटिवेटेड होती हैं इसके लिए. एंड देन जब फॉर एग्जांपल जब मैटरनिटी लीव ख़त्म हो जाती है, जो आपको काम पे जाना है, ऑफ कोर्स बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने थोड़ा सा एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखा है, बट फिर भी देयर कम्स अ टाइम जब एक मदर के लिए, वर्किंग मदर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो फिर वो फ्रोज़न मिल्क बहुत काम आता है. बिकॉज हम तो कहते हैं जितनी देर तक आप ब्रेस्ट फीड करें बढ़िया. ओके. कुछ मदर्स विलिंगली भी चूज़ करती हैं और कुछ मजबूरी में चूज़ करती हैं डिब्बा बंद पाउडर्ड मिल्क, टॉप फीड. उसके बारे में आपकी क्या राय है? उसके अंदर देखिए कई बार प्रॉब्लम होती है, मदर को ब्रेस्ट एब्सेस हो जाता है, या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, या कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रही होती हैं
जिनकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती है तो कोई चॉइस नहीं रहती है। बट अदरवाइज जो अगर आप देखें कि इंडिकेशंस के किन बेबीज़ को ब्रेस्ट मिल्क, हम एज डॉक्टर्स तो हार्डली एवर बोलते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क नहीं दें, वो इट विल ओनली बी बिकॉज ऑफ मदर्स कंडीशन, एग्जैक्टली। तो इन दैट सिचुएशन देयर आर सेवरल फॉर्मूलाज अवेलेबल। इफ़ यू आस्क मी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है डिफरेंट ब्रांड्स में, 19-20 का है, कुछ सप्लीमेंट ज़्यादा या कम। सो हमारी तो यही एडवाइस रहती है कि आप ब्रेस्ट फीड करें अनलेस देयर इज़ अ मेडिकल रीज़न, मेडिकेशन दैट द मदर इज़ ऑन। अब फॉर एग्जांपल अगर आप साइकियाट्रिक मेडिकेशन पे, आप डिप्रेशन है आपको, कुछ ये मेडिसिन नहीं यूज़ हो सकती हैं, या कोई और कंडीशन है, कई बार इमीडिएटली पोस्ट पार्टम सिचुएशन में डायग्नोसिस बहुत सीरियस कंडीशन का हो जाता है, कैंसर, आप कीमोथेरेपी पे, तो ऑब्वियसली आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकते। या अगर ब्रेस्ट एब्सिस है तो आपको दिक्कत होती है, बट वो यूजुअली ट्रांजिटरी होता है। सो अगेन अ पीडियाट्रिशियन इज रियली द एडवोकेट फॉर बेबीज हेल्थ, तो इन कंसल्टेशन एडवाइस लेके ही प्रोग्रेस करना चाहिए। जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है, जब आपने कहा सेमी सॉलिड्स और फिर धीरे धीरे सॉलिड्स शुरू कर सकते हैं, उस एज में मिल्क कैसे चूज़ करना चाहिए? बहुत कन्फ्यूजन है, गाय का दूध, भैंस का दूध, फुल क्रीम, टोन, पाउडर्ड मिल्क, हाउ टू चूज़? See again, what we say is कि after 6 months जब बेबी सेमी सॉलिड ले रहा है तो अमाउंट ऑफ मिल्क कम्स डाउन। सो अगर आपके पास, अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो करते रहिए, तो आपको टॉप मिल्क की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सेमी सॉलिड प्लस ब्रेस्ट, अब आपके पास फ्रोज़न है तो आप यूज़ करें, और अगर नहीं है देन डिपेंडिंग ऑन द बेबीज़ कंडीशन, समटाइम्स द बेबी न्यूट्रिशनली थोड़ा से वेट गेन नहीं हो रहा होता, सो वी वांट सम मोर कैलोरीज गोइंग इन। समटाइम्स वी हैव सिचुएशंस कि हमें जो पाउडर्ड मिल्क पे होता है बेबी, उसको डाइल्यूट करना पड़ता है क्योंकि बेबी का वेट बहुत बढ़ गया होता है, और ये सब चीज़ें हम प्रोएक्टिवली करते हैं। सो वी डोंट वेट कि बच्चा जो है बहुत, जब उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा इंटरवीन करेंगे। देयर इज़ अ सिचुएशन समटाइम्स कि 6 महीने 8 महीने के बच्चे को भी आप फॉर्मूला बदल देते हैं या डाइल्यूशन ज़्यादा कर देते हैं वाटर की, ताकि जरा कैलोरीज कम हो जाए। So all this has to be done in consultation with the pediatrician who will guide you. ऐसा कोई श्योर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है कि गाय का दूध ले लीजिए, भैंस का ले लीजिए। देखिए अगेन उसमें थोड़ा सा कल्चरल होता है, चाहे वो बफलो मिल्क हो या काउज मिल्क हो। कुछ लोग गोट का मिल्क पसंद करते हैं, गोट मिल्क में फॉर एग्जांपल फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, तो अगर वो देना है तो फोलेट आपको सप्लीमेंट करना पड़ता है। ओके, यानी जो भी लेना है फिर उसको सोच समझ के डिस्कशन के बाद लें। फॉर्मूला मिल्क जो है वो क्यों वजन बढ़ाता है? नहीं, हर एक का ज़रूरी नहीं है कि वज़न वो बढ़ाता है, डिपेंड करता है। व्हाट इट डज इज़, 2 चीज़ें ज़रूर करता है वो। एक, थोड़ी सी फुलनेस रहती है स्टमक के अंदर, तो बच्चा जो है थोड़ी देर ज़्यादा सोता है आफ्टर अ फॉर्मूला कंपेयर टू ब्रेस्ट। सेकेंड, ये जो काउस मिल्क फॉर्मूला होते हैं वो थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन की तरफ टेंडेंसी रहती है उनकी। ये 2 चीज़ें तो डेफिनेट डिफरेंसेस हैं। बट अगर आप देखें ब्रेस्ट मिल्क की कॉन्स्टिट्यूशन, देखें आप द रेशो of the carbohydrate, the protein, the fat, it is ideal for growth. So growth बिल्कुल। और अगर प्रीमेच्योर बेबी होता है तो मिल्क जो होता है बेबी मदर का, वो भी प्रीमेच्योर बेबी की नीड्स के हिसाब से होता है। तो it is the ideal food. Nothing comes close to it. No formula comes close to breast milk. And that is an important message. Now we come to a phrase that we use often, teething troubles. सबसे ज़्यादा वो बच्चों से ही आया है। अब 6 महीने के बाद जब बेबी होता है तो टीथिंग शुरू हो जाती है, और ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, और धीरे 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 करके 20 टीथ में आना होता है, और फिर उसके बाद इन्होंने गिरना होता है, और फिर नए आने होते हैं। सो 20 विल बिकम 32, पर ये 20 सब जाएंगे। सो इट्स अ प्रॉब्लमेटिक फेज। जब भी टीथिंग होता है बच्चा परेशान होता है, सारा कुछ मुँह में जाता है, इरिटेट होता है, तो उस स्टेज पे जेल अवेलेबल होती है विच वी कैन गिव। उस टाइम पे थोड़ा सा कई बार डायरिया देखने को आता है, बिकॉज हाथ इधर उधर जाते हैं, फिर मुंह में जाते हैं, कई बार उनको थोड़ा बुखार भी हो जाता है, दैट टाइम थोड़े से इरिटेबल होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स वी डिसाइड कि दवाई देने की ज़रूरत है कि नहीं, बट जेल वगैरह यूज़ करने के लिए रेकमेंड करते हैं। किन प्रॉब्लम्स के लिए माँ बाप को बॉदर नहीं करना चाहिए टीथिंग के दौरान, वो नॉर्मल है? और अब ये सारा चिड़चिड़ा होना, ड्रूलिंग, सब कुछ मुँह में जाना, ये सब नॉर्मल चीज़ें। और डायरिया होने की वजह क्या है? डायरिया क्योंकि वो टच करते हैं, कंटामिनेशन हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है। सो डायरिया एट दिस टाइम इज कॉमन। तो इसका मतलब दांत निकलने का कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है कि दांत निकल रहे हैं तो डायरिया होगा? नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द बेबी इज इरिटेटेड, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, हाइजीन का इशू। कोई दवा होती है जो हेल्प कर सकती है डॉक्टर? सिर्फ टीथिंग के दौरान बच्चा इरिटेटेड कम रहे उसके लिए जेल इज व्हाट वी रेकमेंड, और दैट हेल्प्स।
ओके। इस एज में एक और हम कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं, एक तो कॉन्स्टिपेशन, दूसरा डायरिया। ऑफ एंड ऑन अलग अलग मंथ्स में बच्चों को होता है। क्या कोई दवा हैंडी होती है जिसको रखना चाहिए? देखिए कॉन्स्टिपेशन जो है आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, पहले नहीं देखते थे। ओके। और ये कॉन्स्टिपेशन का ट्रेंड हमने कोविड में देखा था, जब रूटीन ख़त्म हो गई थी बच्चों की, टाइम पे उठना होता था, एक सिस्टम होता था स्कूल जाने का, एक्सरसाइज करने का, तैयार होने का, लंच ब्रेक का, वापस आने का, फिर खेलने जाने का, वो सारा डिसरप्ट हो गया था। तो कॉन्स्टिपेशन काफ़ी सामने आई। दी अदर थिंग वी आर सीइंग इज आई थिंक ज़्यादा रिफाइंड खाना ले रहे हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बढ़ रही है। ओके। कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए तो एक तो है कि उसको डेवलप मत होने दें। अगर इनिशियल स्टेजेस पे आप ऐड करें, फाइबर बढ़ा दें, पानी बढ़ा दें, थोड़ा सा एक्सरसाइज का रूटीन बता दें, प्रोसेस फूड को कम कर दें, मैदा को कम कर दें, तो हैंडल हो जाता है। बट यूजुअली कॉन्स्टिपेशन इग्नोर होती है और हम लोगों के पास आता है जब कई महीने से कॉन्स्टिपेशन चल रही होती है, तो फिर हमें लैक्सेटिव्स देने पड़ते हैं। जहाँ तक रह गया सवाल डायरिया का, डायरिया जितना पहले होता था उतना कम है, क्योंकि हाइजीन के बारे में अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। बट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ लूज मोशंस इज एन इन्फेक्शन। एलर्जी होती है, Okay. सेकेंड कॉज, तीसरा होता है इन्फ्लेमेशन, बट कॉमनेस्ट इज इन्फेक्शन। अब रोटा वायरस की जो वैक्सीन लग रही है, तो रोटा वायरस डायरिया कम हो गया, बट और अलग अलग तरह के वायरल डायरिया पॉसिबल हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पॉसिबल है, जिनमें ब्लड भी आता है कई बार। सो इन्फेक्शंस जो हैं वो कॉज करते हैं डायरिया, बट एज सच कोई शॉर्ट कि हम ये दवाई ले लें, बट अगेन इट शुड बी ओनली इन कंसल्टेशन विद द डॉक्टर। एंटीबायोटिक्स का बहुत कम यूजेज रहता है, क्योंकि वायरल डायरिया में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं रहता। कोई रोल ही नहीं रहता, सबसे पहले उठा के माँ उसका बाप ही कोई सोचते रोल नहीं है, हैं। बिकॉज वायरस के खिलाफ तो एंटीबायोटिक काम करते नहीं। काम करते नहीं है। डॉक्टर साहब, अब इस पर आते हैं, जो आपने ये बुक लिखी, किस उम्र में बच्चों को साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं? डिपेंड करता है। देखिए साइकोलॉजिकल इश्यूज डिपेंड करता है कि किस इन्वायरमेंट में बच्चा डेवलप हो रहा है। अच्छा। कुछ बच्चों को बहुत अच्छी इन्वायरमेंट मिलती है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं, बोथ पेरेंट्स की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज कम होते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी जब दूसरा बेबी आता है तो कई बार साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं, तो अटेंशन की प्रॉब्लम होती है, जो अटेंशन बेबी को मिल रही थी अब दूसरे बेबी को मिलती है, फिर सिबलिंग राइवलरी होती है। ये सारी चीज़ें तो बड़ी नॉर्मल स्वाभाविक हैं और ये बहुत कॉमन है। जी। पर अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है जिसमें मतलब प्रॉब्लम्स हैं फैमिली के अंदर, बच्चा जो है वो उसको एक इतनी लविंग इन्वायरमेंट नहीं मिल रही है, तो फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। फिर ऑफ कोर्स जब बच्चा नर्सरी जाना शुरू करता है, सोशल इंटरेक्शंस होते हैं, तो कुछ अलग तरीके के साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं। स्ट्रेंजर एंग्जाइटी होती है, माँ को नहीं छोड़ के जाना। कुछ बच्चे हैं वो ज़्यादा सोशल होते हैं, कुछ सोशल नहीं होते हैं। जो सोशल होते हैं वो अच्छे से अडैप्ट कर लेते हैं, जिनको ज़्यादा सोशल इंटरेस्ट नहीं है उनको थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। फिर जब बच्चा स्कूल जाता है वो थोड़ा सा ट्रॉमेटिक टाइम होता है, क्योंकि एक रूटीन बन जाती है बच्चे की, बहुत घंटे रहना पड़ता है स्कूल में। कुछ बच्चे जो हैं वो इतना स्टिल बैठ के क्लासों में नहीं रहना चाहते हैं। सम ऑफ देम स्ट्रगल विद कोपिंग विद द प्रेशर ऑफ डिसिप्लिन, रूटीन। कुछ बच्चों को उससे दिक्कत होती है। सो द स्पेक्ट्रम वेरीज और द मैनिफेस्टेशंस वेरी। टैंट्रम्स, गुस्सा, चीज़ें फेंकना, चिड़चिड़ापन, खाना नहीं खाना, ये सारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, वेरी करती हैं हर पर्टिकुलर फैमिली के साथ, और जो सर्कमस्टांसेस हैं उसका एक बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। राइट। फिजिकल वेलबींग के बारे में तो पेरेंट्स बहुत वरीड रहते हैं, आते भी हैं जैसे ही कोई सिम्टम दिखता है। साइकोलॉजिकल वेलबींग पर कब से माँ बाप को ध्यान देना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए? देखिए द बेस्ट थिंग दैट अ पेरेंट कैन डू इज टू मेक श्योर दैट बोथ पेरेंट्स प्रोवाइड अ लविंग एनवायरनमेंट टू द बेबी एंड चाइल्ड। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब बच्चा वो देखेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप ही नहीं होती हैं। लेकिन आप कुछ अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उनको, अगर आपको नज़र आ रहा है कोई प्रॉब्लम है, तो किसी से बात करें। टॉक टू योर पीडियाट्रिशियन, टॉक टू अ फैमिली फ्रेंड, टॉक टू समवन यू हैव कॉन्फिडेंस इन, एंड देन मे बी a conversation with the pediatrician will help. Maybe the pediatrician will say कि एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, कई बार साइकाइट्रिस्ट को दिखाने की भी जरूरत भी पड़ सकती है, डिपेंड करता है। सो इट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इग्नोर मत करें, एटलीस्ट डिस्कस करें। ओके। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि बच्चा माँ को छोड़ के नहीं जाना चाहता, स्कूल भी जाता है, या तब
क्या कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनको मान लिया जाए कि अच्छा माँ के साथ चिपका रहना या घर के प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से बाहर ना निकलना कुछ हद तक नॉर्मल है, बट वो साइंस एंड सिम्टम्स कौन से हैं जिससे समझ में आए कि नहीं ये अटेंशन सीकिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है? वो ऐसा है कि अगर वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती है, अब जो बच्चा अपने प्ले ग्रुप में जाता है, नर्सरी में जाता है, इनिशियली थोड़ी सी हेजिटेशन, रेजिस्टेंस इज बट नेचुरल, बट अगर वो कई हफ्तों तक चलती है और बच्चा बहुत ही नाखुश है, तो देन दैट्स परहैप्स एन एरिया वेयर वन नीड्स टू प्रोवाइड सम अटेंशन कि क्यों ऐसा हो रहा है। 4-5 साल की उम्र के बच्चों में डिप्रेशन भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। और जितनी भी ये साइकियाट्रिक मैनिफेस्टेशंस हम देखते हैं जो एडोलसेंट्स में हैं, वो यंग बच्चों में भी देखी जा सकती हैं, कम, मच लेस, बट येस दे कैन बी। एंगर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। डिप्रेशन किस तरह से मैनिफेस्ट करेगा इन बच्चों में? टोटल लैक ऑफ इंटरेस्ट, कुछ नहीं करना, बैठे रहना, एनर्जी ख़त्म हो जाना, अगर खेलने में इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो जाना, स्कूल अगर जाते वाली एज ग्रुप में स्कूल में नहीं इंटरेस्ट, मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, बच्चों से दूसरों से मिलना नहीं, हंसना नहीं, बिल्कुल चुपचाप बैठे रहना। ओके, कमिंग बैक टू द टाइटल ऑफ योर बुक, इज़ योर चाइल्ड रेडी टू फेस द वर्ल्ड? कैसे तैयार करें अपने बच्चे को इस दुनिया के लिए? माँ बाप की नज़र से देखें तो बेरहम दुनिया के लिए। इट इज़ अ टफ वर्ल्ड आउट देयर। ये रीज़न मैंने ये बुक इसलिए लिखी पूजा जी, बिकॉज मैं देख रहा था अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में कि एक कम्युनिकेशन बैरियर आ रहा था पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, जो कि आपके सामने जब बैठे वो बड़ा क्लियर है। एंड आई थिंक द प्रॉब्लम हमारे पेरेंट्स की तरफ से थी कि हमें कम्युनिकेट करना का जो हमें नॉलेज है या स्टाइल है, वो एक पर्टिकुलर स्टाइल है जो हम जिस तरीके से हमें रेस किया गया था हम उसी को रेप्लिकेट करते हैं। लेकिन जो आज की जनरेशन है वो बहुत डिफरेंट है। आज की जनरेशन क्वेश्चन करती है, सवाल बहुत पूछती है, आर्ग्यू करती है। पुराने ज़माने में माँ बाप ने कुछ कह दिया, बात खत्म, कोई डिबेट डिस्कशन तो होता नहीं था, और आप आर्ग्यू भी क्या करते क्योंकि आपके पास नॉलेज ही नहीं थी। तो अब आप अगर कोई सवाल उठता है तो आप कहाँ से वो नॉलेज लाते? लाइब्रेरी जाते हैं, किसी और से पूछते हैं? अभी बच्चे ने फ़ोन उठाना है, 10 सेकंड में आपको बोल देना कि नहीं पापा आप जो बोल रहे हैं गलत है, वायलेशन ऑफ माय प्राइवेसी है। और आप जो बोल रहे हैं ये नॉलेज ही आपकी गलत है, तो मैं क्यों बात मानूं आपकी? तो क्या हमें गलत तरीके से बड़ा किया? नहीं, वो उस ज़माने के लिए, उस टाइम के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन आज का टाइम अलग है, और आज के टाइम में जनरेशनल शिफ्ट मेरे हिसाब से 7 से 10 साल में आता है, 25 साल में नहीं आता है जी। तो वी हैव टू अडेप्ट। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट इक्विप पेरेंट्स विद टेक्निक्स ऑन हाउ टू कम्युनिकेट बेटर, कि आप एक कैसे एक बॉन्ड बनाएं अपने बच्चे के साथ। तो यही क्रक्स था इस किताब का, और इसको मैंने एक्सप्लोर किया कि कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप बात करें ताकि बच्चे को ये भी लगे कि आप कुछ मीनिंगफुल चीज़ कह रहे हैं लेकिन वो ज्ञान ना हो, बिकॉज ज्ञान शब्द से बहुत परेशानी होती है बच्चों को। और अगर आप उनके पास पहले से बहुत है। और अगर आप कहें कि मैं अच्छा हर सैटरडे को बैठेंगे हम 4 से 5 और बात करेंगे, तो उसको इंटरेस्ट नहीं है बच्चे को। सो इट हैज़ टू बी स्पॉन्टेनियस, इट हैज़ टू बी टू वे, और ये कम्युनिकेशन जो है बच्चे को ड्राइव करना चाहिए। और जो मैं बुक में डिस्क्राइब करता हूँ, इज़ योर चाइल्ड रेडी टू फेस द वर्ल्ड, के आपको वो मौके ढूंढने हैं कि जब आपको लग रहा है कि बच्चा रिसेप्टिव है। स्कूल में कुछ हुआ, बच्चा बात करना चाहता है तो आप बात करें, बच्चे को बोलने दीजिए, बट अगर कोई एक पॉइंट मिलता है आपको जिसको आप थोड़ा सा डेवलप कर सकते हैं, डायलेट कर सकते हैं, तो एक स्टोरी बना दें उसके ऊपर, और बच्चे को एक मैसेज आप दें कि मैसेज भी चला जाए और उसको लगे भी ना कि मैसेज है। अब आप देखिए, मैं एग्जांपल अगर आपको दूं जो मैं बुक में कोट करता हूँ कि स्टीव जॉब्स, आईफोन, एप्पल का एक बहुत इम्पैक्ट है बहुत सारे लोगों पे। तो अगर आप स्टीव जॉब्स की लाइफ को देखें, इट इज़ क्वाइट एन अमेजिंग लाइफ। कॉलेज छोड़ देना 6 महीने बाद, कंपनी बनानी, बहुत वैल्यूबल कंपनी बनानी, फिर उस कंपनी से आपको निकाल दिया जाए, फिर आप एक नई कंपनी बनाएं, एक और कंपनी खरीदें, फिर जिस कंपनी को आपने बनाया था, जिससे आपको निकाला गया था, उस कंपनी में आपको वापस बुलाया जाए, फिर आप उस कंपनी को दुनिया की मोस्ट वैल्यूबल कंपनी बनाएं, एंड देन यू डेवलप अ वेरी रेयर टाइप ऑफ डिजीज एंड देन यू डाई। So it is a life about up, down, about perseverance, about struggle. Right. And a child can identify because they identify with the products of Apple. So इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने बुक में दिए हैं, जिसमें एग्जाम्पल्स लिए हैं हिस्टोरिकल फिगर से जिनसे बच्चे आइडेंटिफाई करें। और
हर चीज़ एक स्टोरी की तरह है, बिकॉज कुछ चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है जब आप बच्चों से बात करते हैं कि अगर आप बोलें इन माई एक्सपीरियंस तो बात खत्म। आपके एक्सपीरियंस से तो कोई लेना देना ही नहीं ना बच्चे को, उसको तो वो खारिज कर चुका है। एग्जैक्टली वो तो मतलब अगर आपने ये बोल दिया तो कॉन्वर्सेशन वही खत्म हो गई। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। सो आपको बड़े इनडायरेक्ट तरीके से, बड़े डेलिकेट तरीके से इसको हैंडल करना है, ये दिस टू वे कम्युनिकेशन। एंड आई थिंक जब मैं ये किताब लिख रहा था एंड आई ऑल्सो रियलाइज के दिस बुक गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है एक वेल टर्नड आउट ह्यूमन बीइंग बने, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, जिसको रिलेशनशिप्स कैसे नर्चर करनी है समझे, वैल्यूज़ जो आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारी संस्कृति में बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हम एक बहुत सेंस ऑफ प्राइड मानते हैं, वो हम इनकलकेट करें। तो इस सब को करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक बेहतर पर्सन बने। और एंड द बुक इज़ ऑल्सो अबाउट बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग। जैसे आपकी हमारी पेरेंटिंग हुई जिस ज़माने में, उसमें ये कहा जाता था कि पिताजी ने अगर आंखें दिखा दी तो वहाँ बात ख़त्म हो जाती थी, उसके आगे आर्ग्यूमेंट का स्कोप नहीं रहता। ये तरीका आज काम करेगा क्या? नहीं करता। आई मीन कुछ लोग बिलीव करते हैं कि एंड यू नो कई पेरेंटिंग की टेक्निक्स हैं। अगर आप पढ़ें हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, आई मीन हमने बेबे देयर सो मेनी डिफरेंट styles, so many different ways of parenting. पर मेरा ये मानना है, और ये हमारी अगर हमारी कल्चर को भी आप देखें कि जब एक लड़का अपने फादर के जूते पहन सकता है, he should then become a friend. Okay. जो आपकी इनिशियल रिलेशनशिप है उसको इवॉल्व होना पड़ता है। तो अगर आप बहुत टाइट रखें रिलेशनशिप को और आप ये जो कम्युनिकेशन ना हो, तो क्या होगा कि वो बच्चा आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। यूजुअली मदर फादर में एक पेरेंट के साथ बच्चा कम्युनिकेट करता है, एक के साथ नहीं करता है। और ऐसा कुछ ये नहीं है कि लड़कियां जो है अपनी मदर्स के साथ बेटर कम्युनिकेट करती हैं या फादर्स के साथ, या लड़का फादर के साथ बेटर कम्युनिकेट करता है, माँ के साथ नहीं। हर फैमिली में अलग हो सकता है। बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके साथ एक कम्युनिकेशन हो, जिसमें बच्चे को कोई डर ना हो कुछ कहने के लिए। होता क्या है कि बच्चा कुछ गलती करता है, ठीक है, और वो जाके अपने पेरेंट को वो बता देता है, राइट। और वो क्यों बताता है? वो इसलिए बताता है कि पेरेंट शायद उसको समझाएं कि चल कोई बात नहीं, दिलासा दे, हो गया, दोबारा नहीं होगा। बट इसको आप हैंडल कैसे करें, इस पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है। अगर आप इसको एक जजमेंटल तौर पे उस व्यू पॉइंट से लें और बच्चे को बहुत सारा डांटें और बच्चे को बोलेंगे तुम्हारी गलती और ये, तो वो अगली बार जो है वो गलती आपके सामने लाएगा नहीं। हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता, बट आज के दिन में वो लाएगा नहीं। वो तो ये कम्युनिकेशन जो है एक जो बैरियर सा डेवलप हो जाता है, और ये जो ब्रिज है जिसपे बच्चा हमेशा एक कनेक्शन रखना चाहता है अपने पेरेंट्स के साथ, he or she wants to walk on that bridge. That bridge should never be burnt. और पेरेंट कैसे कम्युनिकेट करता है उससे ये ब्रिज डैमेज हो जाता है कई बार। और इनफैक्ट वन ऑफ द थिंग्स दैट आई फील जो हमारी सोसाइटी में हमें काफ़ी देखने को आता है कि हम लोगों की सोसाइटी में एकेडमिक परफॉर्मेंस पे बहुत प्रेशर जो रहता है बच्चों पे। सक्सेस इज लिंक्ड टू मार्क्स, right, and I'm not saying कि marks are not important. I'm not saying you don't want your child to go to a good college, but there are some children who can handle it, some children who cannot handle it. कुछ चिल्ड्रन जो हैं उनको एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है, उनको ऐसे प्रोफेशन में जाना है जहाँ मार्क्स की बहुत अहमियत है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसे प्रोफेशन में नहीं जाना जहाँ मार्क्स इंपॉर्टेंट है। और ये काफ़ी क्लियर हो जाता है मिडिल स्कूल में, जूनियर स्कूल से पता चलने लग जाता है, मिडिल स्कूल तक क्लियर हो जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। तो अगर उसका इंटरेस्ट उस डायरेक्शन में आप उसको नर्चर करें, वो डेवलप करेगा अपने टैलेंट को, और आपको कहना नहीं पड़ेगा दो बार। उसका इंटरेस्ट है म्यूज़िक में और आप उसको पुश कर रहे हैं इंजीनियरिंग में, तो ये बैटल चलती रहेगी। और फिर वो कोचिंग में जाएगा, आजकल तो 6ठी क्लास में शुरू हो जाती है IIT की तैयारी, तो 6 साल वो चलता रहेगा। उसका दिल है म्यूज़िक में, पढ़ा रहे हैं आप उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कॉन्फ्लिक्ट है, बेचारा मजबूरी में कर तो रहा है, पर दिल तो उसका है नहीं। अगर वो शायद म्यूज़िक में अगर फोकस करता तो मे बी ही वुड बिकम a very successful musician. Right. So it is very important for parents to start identifying
और कई बार ये होता है, मैं कई बार कॉन्वर्सेशंस में सुनता हूँ, कहते हैं मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा। भाई आपका नाम क्यों रोशन करेगा, वो तो अपना नाम रोशन करेगा ना, राइट? आप अपनी उम्मीदें उस पर लाद रहे हैं ना, अपने डोंट मेक योर चाइल्ड लिव योर एम्बिशंस। वो आपकी एम्बिशन थी, बच्चे की एम्बिशन अपनी एम्बिशन, एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस। सो पेरेंटिंग जो है हमारी जनरेशन को अडाप्ट करना है, बिकॉज हमारी तो सैंडविच जनरेशन है। जो कुछ पेरेंट्स ने कहा वो सुना, और जो बच्चे कहते हैं वो सुनना पड़ता है। सो हमें एडेप्टेशन की जरूरत है कि क्या, जैसे आपने कहा कि बच्चा एक कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाहता है लेकिन वो ब्रिज बना रहे, क्या सारी गलती माँ बाप की होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। गलती किसी की भी नहीं होती है। सर्कमस्टांसेस कई बार ऐसे हो जाते हैं कि ये कम्युनिकेशन टूट जाता है। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उनके बच्चे के साथ कम्युनिकेशन बहुत सॉलिड ना हो। कोई बच्चा नहीं चाहता कि उसका कम्युनिकेशन माँ बाप से टूटे, लेकिन टूट जाता है कई बार। और इसको जो कुछ कर सकते हैं टूटने ना दें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार अगर उसमें दरारें पड़ रही हैं तो उसको जितनी जल्दी करेक्टिव मेजर से आप सॉलिडिफाई कर दें उतना बेटर। ओके, बच्चों को डांटना चाहिए या नहीं डांटना चाहिए? देखिए, अगर बच्चा कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है जो एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसको गाइड करना, अब उसको आप वो डांट कहें, ऑब्वियसली फिजिकल तो कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ तक रह गया रेप्रिमांड, हाँ रेप्रिमांड करना है, उसका भी तरीका होता है। सो इट डिपेंड करता है। कुछ जो बच्चे हैं वो रेप्रिमांड को पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, और कुछ जो है बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, वो बिल्कुल शेल में चले जाते हैं। अब ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि पेरेंट का स्टाइल क्या है रेप्रिमांड करने का। एक ये कहना कि बच्चे को कभी आप गुस्सा नहीं करेंगे, वो तो प्रैक्टिकली नहीं है। वो तो मतलब आप एक अलग ही गुस्सा दिलाएगा भी, वो एक अलग सी दुनिया में आप रह रहे हैं, अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में। बट ये क्वेश्चन ये है कि आप जो गोल है आपका वो अचीव हो जाए, और जो कोलैटरल डैमेज है वो मिनिमम हो। इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। कौन सी उम्र सबसे वल्नरेबल होती है डॉक्टर साहब, जब साइकोलॉजिकली इमोशनली बच्चे को सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है और उस दौरान माँ बाप को अवेलेबल रहना चाहिए? देखिए, जब आप एक पेरेंट बन गए हैं तो the child's future, the child's needs should take precedence over your own needs. तो आपको पेरेंट तभी बनना चाहिए जब वो आप में की मैच्योरिटी है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को बच्चे की प्रायोरिटी के नीचे रखें। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। बच्चे को हर समय ज़रूरत रहती है, बट टीनेज और अब प्री टीनेज ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं, बॉडी इमेज को लेके, पेयर प्रेशर को लेके, कॉन्फ्लिक्ट को लेके। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उन ईयर्स के अंदर आप अपना टाइम निकालें और बच्चे के साथ बैठें। लेकिन जो गलती कई बार पेरेंट्स करते हैं कि जब बहुत छोटा होता है बच्चा, खासकर फादर्स इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, माँ के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट होता है। और जब सडनली बच्चा 13 साल का होता है तो फादर सडनली अपीयर्स और वांट्स टू से दिस डू दैट, तो वो चलता नहीं है, क्योंकि आपको बॉन्ड जो है ना वो बहुत बहुत कम उम्र पे बनाना पड़ता है। और वो आपने बॉन्ड जब नहीं बनाया तो वो सडनली 12-13 साल पे नहीं होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर पेरेंट्स, स्पेशली फॉर फादर्स in their role as a parent, to not to forget this. अब आप मेरे बाप बनने मत आइए क्योंकि आप बचपन में कहाँ थे? बिल्कुल बिल्कुल फिल्मी डायलॉग, बट वेरी अप्रोप्रिएट। ओके, डॉक्टर सिब्बल ने हमें बच्चे के पैदा होने से लेकर उसे दुनिया के लिए तैयार करने तक के बहुत सारे टिप्स दिए हैं। आई एम श्योर आपके मन में अभी भी बहुत से सवाल होंगे। कमेंट सेक्शन में सवाल ज़रूर छोड़िएगा, हम एक्सपर्ट्स के ज़रिए उनके जवाब भी आप तक पहुंचाएंगे। मुझे बहुत उम्मीद है डॉक्टर साहब इसके बाद माँ बाप कम से कम एक अच्छे पेरेंट के तौर पर ज़रूर तैयार हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।